नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट कई टाइप के होते हैं, मैकेनिकल मेज़रमेंट, इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेज़रमेंट। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका उदाहरण है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श या गैल्वेनोमीटर। इन्हें कैलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, द्वितीयक उपकरण। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आगे तीन प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के में आते हैं एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर और ओम मीटर। इनके द्वारा मेजर वैल्यू को संकेतक के द्वारा एक बार दर्शाया जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं होता। और सेकंड है रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसके उदाहरण हैं सिस्मोग्राफ, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं धड़कनों को मेजर करने के लिए। धड़कन रेट है उन्हें मेजर करने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप आने के बाद भूकंप में होने वाले कंपनों को एक ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, जो एक रिकॉर्ड रखता है। ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों में होने वाले परिवर्तनों को एक ग्राफ के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंतर्गत आते हैं एनर्जी मीटर, एम्पियर आवर मीटर, ओडोमीटर। इनमें रिकॉर्डिंग प्रणाली होती हैं जो टोटल रिकॉर्ड की गई राशि को रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली तथा परिभाषाएं, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अर्थ यथार्थता। किसी मापक यंत्र द्वारा मापित वैल्यू व वास्तविक वैल्यू के मध्य निकटता को ही एक्यूरेसी कहते हैं। अर्थात किसी मापक यंत्र द्वारा मापित वैल्यू है वह वास्तविक वैल्यू के कितना निकट है उसे ही एक्यूरेसी कहते हैं। जैसा उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, एमीटर 1 एमीटर 2 के द्वारा रीडिंग ली गई है। एमीटर 1 के द्वारा 1.49 एम्पियर और एमीटर 2 के द्वारा 1.43 एम्पियर। और ट्यूबवेल किसी वायर में से 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि वास्तविक वैल्यू है। सबसे निकट वैल्यू एमीटर फर्स्ट की है, जो 1.49 एम्पियर है, अर्थात यह अधिक निकट है और अधिक एक्यूरेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिसीजन, परिशुद्धता। किसी मापक यंत्र द्वारा मापित राशि में पुनरावृत्ति हो तो उसे उस मापक यंत्र की परिशुद्धता कहते हैं। कहने का मतलब है भी किसी मापक यंत्र द्वारा किसी वैल्यू की पुनरावृत्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही परिशुद्धता उसकी अधिक होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। एमीटर 1 4.9, फिर 4.8, 4.4, 4.8, 4.8 और दूसरे एमीटर के द्वारा
4.9, 4.1, 4.7, 4.5 पुनरावृत्ति दिखा रहा है। एमीटर 1 है, इसमें राशि का रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात इसकी परिशुद्धता अधिक है। एक ही मान का बार बार रिपीट होना ही परिशुद्धता कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। किसी मापक यंत्र में यदि इनपुट में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर आउटपुट में अधिक परिवर्तन होता है तो मापक यंत्र की संवेदनशीलता अधिक होती है। किसी मापक यंत्र का आउटपुट परिवर्तन व इनपुट परिवर्तन का अनुपात संवेदनशीलता कहलाता है। हम इसे सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी बराबर आउटपुट परिवर्तन बटा इनपुट परिवर्तन। अर्थात किसी मापक यंत्र में हम यदि इनपुट में परिवर्तन करते हैं तो आउटपुट में कितना परिवर्तन हमें प्रदर्शित होता है, उसे ही सेंसिटिविटी कहते हैं। जिससे निर्धारित होता है कि मापक यंत्र कितना सेंसिटिव है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि एक एमीटर के द्वारा 1 एम्पीयर धारा कम या अधिक होने पर, यदि 1 एम्पीयर धारा को कम या अधिक करने पर यदि मापक यंत्र में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि वो कम सेंसिटिव है, जो कि 1 एम्पीयर धारा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और दूसरा मीटर जो अधिक सेंसिटिव है उसमें देखते हैं कि यदि हम 0.1 एम्पीयर का भी परिवर्तन करते हैं इनपुट में तो उसके आउटपुट में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, अर्थात वह अधिक सेंसिटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेजोल्यूशन, विविधता। किसी मापक यंत्र द्वारा छोटे छोटे मानों में विभेद करने के गुण को ही विविधता कहते हैं, अर्थात अधिक निकटतम मान हो 0.01, 0.02, इनमें भी विभेद कर पाए। कोई मापक यंत्र इन इतनी छोटी राशियों में भी विभेद कर पाए तो वह उसकी विविधता अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलिब्रेशन। किसी सेकेंडरी मापक यंत्र की तुलना स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर पैमाना तैयार करना अंशांकन कहलाता है। एग्जाम्पल, किसी वायर में प्रवाहित होने वाली धारा को हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से मापन करते हैं और उसकी रीडिंग, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग 1 एम्पीयर आती है, और उसी वायर में से हम दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट जहाँ तक डिफ्लेक्शन दिखा रहा है अर्थात वो 1 एम्पीयर है और उस पर हम 1 एम्पीयर अंकित करते हैं, और इसी प्रकार 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर अंकित करने के बाद हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का पैमाना तैयार करते हैं, इसे ही अंशांकन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट में होने वाली त्रुटियां हैं यानी एरर हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है और किन को कम किया जा सकता है। एरर 3 टाइप की होती हैं, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर और रैंडम एरर या अनुचित एरर या एक्सीडेंटल एरर हम इसे कह सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसके अंतर्गत आती हैं पर्यावरणीय त्रुटियां, जैसे कि ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के कारण, टेम्परेचर बढ़ने या घटने के कारण होने वाली त्रुटि, और दूसरी आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, अर्थात उस मापक यंत्र को बनाने में या कैलिब्रेशन करने में
जो होने वाली त्रुटियां हैं यह भी सिस्टमेटिक एरर में आती हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर अर्थात किसी पॉइंटर को देखने पर, अर्थात लेफ्ट साइड से देखने पर पॉइंटर कुछ और रीडिंग दिखाता है, राइट साइड से देखने पर पॉइंटर कुछ अलग रीडिंग दिखा रहा है, यह भी सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती हैं। यह बनावट के समय ही होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसी टाइम यह त्रुटियां इसमें होती हैं और इन्हें कम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा मापन करते समय जो गलतियां की जाती हैं उनके कारण होने वाली एरर को ही हम ग्रॉस एरर कहते हैं। जैसे कि रॉन्ग कनेक्शन, रीडिंग लेते समय गलत रीडिंग लेना, किलोमीटर के स्थान पर मील लेना, सेंटीमीटर के स्थान पर मिलीमीटर ले लेना आदि। और शोरगुल है या फिर शोर शराबा हो रहा है क्लास में, उस समय रीडिंग लेना, या फिर पॉइंट के बाद में आने वाले अंकों को निग्लिजिबल कर देना, और उनसे होने वाली एररों को ग्रॉस एरर कहते हैं। थर्ड आती है रैंडम एरर या अनुचित एरर या एक्सीडेंटल एरर। वह एरर जो कि मापन करते समय अचानक मापक यंत्र में आ जाती है और जिसे नहीं होना चाहिए था, और इनके कारण का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। यह घूर्णनशील भागों में घर्षण के कारण हो सकती है या फिर हिस्टैरिसीस के कारण हो सकती है। इनके कारणों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, और जो ग्रॉस एरर है इसे आसानी से सावधानी बरतने पर इसे कम किया जा सकता है। ये हो गई हमारी एरर। अब एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहला हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर बराबर है मापित मान माइनस वास्तविक मान। और एब्सोल्यूट एरर दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर तब होती है जब हमारे द्वारा मापित यानी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से बड़ी हो, तब पॉजिटिव एरर होती है। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो तो नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्रू वैल्यू 2 एम्पियर है, यानी वास्तविक वैल्यू 2 एम्पियर है और मापित वैल्यू 1.5 एम्पियर मेजर की गई है, तो इसकी त्रुटि -0.5 एम्पियर होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर सापेक्षी त्रुटि, अर्थात हम किसी के सापेक्ष त्रुटि की गणना करते हैं तो उसे सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। अर्थात हमने वास्तविक मान के रिस्पेक्ट में त्रुटि की गणना की गई है। रिलेटिव एरर बराबर मेजर वैल्यू माइनस वास्तविक वैल्यू बटा में वास्तविक वैल्यू। यह है डेल ए बटा में डेल ए बटा में ए टी, यानी वास्तविक वैल्यू। डेल ए बराबर है वी एम माइनस वी टी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर का ही एक प्रकार है जिसमें प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है, अर्थात 100 का गुना किया जाता है। संकेतक मापक यंत्र में उपयोग 3 बल हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को विक्षेपित करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर को
शून्य पर लाने के लिए जिम्मेदार है। अर्थात यह विक्षेपण बल के विरुद्ध कार्य करता है। जो पॉइंटर को दो कार्य हैं, इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य है कि यह पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर जाने से, अचानक जाने से रोकता है, अर्थात पॉइंटर टूट भी सकता है, इसलिए यह अपोजिट कार्य करता है। और जब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे होते हैं तब यह पॉइंटर को शून्य पर लाने का कार्य करता है। डैम्पिंग टॉर्क सिस्टम कंपन को कम कर पॉइंटर को स्थिर करता है। अर्थात जो विक्षेपण बल और नियंत्रण बल के क्रियाफल स्वरूप जो वाइब्रेशन होते हैं पॉइंटर के अंदर, उन्हें कम करने का कार्य अवमंदन प्रणाली द्वारा किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त करने की अलग अलग विधियां हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग करते हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, जिससे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट निर्मित किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा पीएमएमसी में यूज करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आई यानी धारा के समानुपाती होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में आकर्षण व प्रतिकर्षण मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के स्क्वायर यानी वर्ग के समानुपाती होता है। इसी कारण स्क्वायर के समानुपाती है। इसी कारण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो स्केल होता है वह अरेखीय होता है। और जो पीएमएमसी है, इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई के समानुपाती के होने के कारण इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, अर्थात रेखीय होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इसके द्वारा एक मीटर ही बनाया जाता है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और जिसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वी स्क्वायर के समानुपाती होता है। जिनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वर्ग के किसी भी राशि के वर्ग के समानुपाती होता है तो उसका पैमाना हमेशा अरेखीय होता है। अरेखीय का मतलब होता है कि 1 एम्पियर या 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो अंशांकन किया गया है उनके बीच में जो गैप है 1 एम्पियर 2 एम्पियर के बीच में जो गैप है पैमाने पर, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, अर्थात समान नहीं होता। जैसे 1 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच में गैप कम है, फिर 2 से 3 के बीच में थोड़ा अधिक है गैप, और 3 और 4 एम्पियर के बीच में गैप और ज़्यादा अधिक है। इस प्रकार से होता है। और जो यूनिफॉर्म स्केल होता है उसमें 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में जो गैप है वो समान होता है। इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, यह मोटर, जैसे हम इलेक्ट्रिकल मोटर में यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस इंस्ट्रूमेंट में भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है, जिसे इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं, जो फैराडे के नियमानुसार होता है, जो V × I यानी वोल्टेज गुणा I के समानुपाती होता है। और इससे हम वाट मीटर भी बनाते हैं, एनर्जी मीटर भी बनाते हैं। थर्मल इफेक्ट, थर्मोकपल हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हैं। यह इनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऊष्मा के समानुपाती होता है, यानी कार्य ही ऊष्मा है। और यह I²RT यह कार्य का सूत्र है, इलेक्ट्रिकल कार्य का सूत्र है, और कार्य क्या ऊष्मा होती है, ऊष्मा से ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है जो इसके समानुपाती होता है। हॉल इफेक्ट के द्वारा फ्लक्स मीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क दो विधियों से प्राप्त किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत कार्य करना, पॉइंटर को टूटने से बचाना, और जब मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तब
पॉइंटर को शून्य स्थिति में लाना। यदि शून्य स्थिति में नहीं आएगा तो हम दोबारा जब रीडिंग लेंगे तो पॉइंटर बीच में ही होगा किसी भी रीडिंग पर, तो रीडिंग सही नहीं हो पाएगी। तो दोबारा रीडिंग लेने के लिए इस पॉइंटर को शून्य पर लाना भी आवश्यक है, इसीलिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं। और ये 2 विधियों से प्राप्त किया जाता है। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, इसमें स्पिंडल के साथ स्प्रिंग को लगाया जाता है। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करता है और उसी प्रकार इसके अपोजिट और बराबर मात्रा में, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर और विपरीत होते हैं और एक स्प्रिंग के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। और इसका यूज़ PMMC, EMMC, मूविंग आयरन, रिपल्सन टाइप में किया जाता है। EMMC इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है और इसका कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के समानुपाती होता है। ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप यानी आकर्षण टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसमें ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का यूज होता है। और मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप है, उसमें स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का यूज होता है। ये दोनों याद रखना। कंट्रोलिंग टॉर्क साइन थीटा के समानुपाती होता है और इनकी वर्किंग इस प्रकार है कि जब स्पिंडल घूमता है उसी के साथ 2 वेट लगाए जाते हैं जो पॉइंटर के साथ घूमते हैं और जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। जब हम मेजरमेंट नहीं करते तो यह वेट पुनः ग्रेविटी के कारण पुनः शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात पॉइंटर को शून्य स्थिति में लाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैम्पिंग टॉर्क, मंदक बल। इसे 3 विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है। एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, द्रव घर्षण मंदन। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति कराई जाती है तो उसमें एक EMF उत्पन्न होता है और यदि बंद पाथ में यह EMF हो तो इसमें से धारा प्रवाहित होती है, जिसे एडी करंट कहते हैं। और एडी करंट की सर्वप्रथम खोज लियो फोकाल्ट ने की थी। लेंज के नियमानुसार जब जो EMF उत्पन्न होता है, अर्थात जो EMF जिसके कारण उत्पन्न हुआ है यह उसी का विरोध करता है, अर्थात जब ये डिस्क घूमेगी और जिसके कारण EMF उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित होगी और यह फ्लक्स जो प्रवाहित फ्लक्स है इसकी कार्य दिशा इस प्रकार होगी कि यह घूमने का विरोध करेगी, अर्थात कंपन को डैम्प कर देगी। इसी प्रकार यह कार्य करता है। नेक्स्ट है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसे हम सिरिंज के भांति समझ सकते हैं, जो स्पिंडल के साथ जुड़ा होता है, जो घूमने के साथ इस जो एयर फ्रिक्शन है यह भी आगे और पीछे होता है और यह कंपन को कम कर देता है, जिससे पॉइंटर स्थिर मान पर रुक जाता है और सही मान स्थिर मान प्रदर्शित करता है। द्रव घर्षण के द्वारा हम अधिक घनता वाले पदार्थ जैसे मरकरी वगैरह का यूज करते हैं जो कंपन को कम कर देता है। कुछ सिस्टम और कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें विभिन्न प्रणालियाँ यूज होती हैं। PMMC, EMMC में यूज कंट्रोलिंग सिस्टम होता है स्प्रिंग नियंत्रण द्वारा और डैम्पिंग सिस्टम होता है एडी करंट द्वारा। मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप में ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होता है
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। और मूविंग रिपल्सन टाइप में स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम होता है और एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम होता है। थैंक यू। और आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।